उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गढ़वाल के बाद कुमाऊं से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की शुरुआत। सत्ता में वापसी को पार्टी ने झोंकी ताकत। 5 साल कमल के साथ रहे सुबोध राकेश अब हाथी पर हुए सवार। बीजेपी छोड़ बसपा का थामा दामन। भगवानपुर सीट पर दिलचस्प हुआ चुनावी मुकाबला। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर पारंपरिक वेशभूषा में सड़कों पर उतरी महिलाएं। लोक नृत्य कर सशक्त भू कानून की उठाई मांग। और हल्द्वानी में शहद की टेस्टिंग के लिए खुलेगी लैब। हनीबी फेस्टिवल में पहुंचे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का ऐलान। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुमाऊं मंडल के 29 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को बागेश्वर से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा 2022 के चुनाव से पहले राज्य में विजय संकल्प यात्रा के जरिए चुनावी माहौल बना रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए युवा मोर्चा ने भाजपा संगठन की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने प्रदेश में युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी होने के नाते पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवा उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पार्टी हाईकमान वाकई युवा उम्मीदवारों पर भरोसा जताएगा या फिर जिताऊ कैंडिडेट पर ही पार्टी की प्राथमिकता देखने को मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। 2022 की बिसात पर अब सियासी दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। चुनावी कार्यक्रम और जनसभाओं के इतर टिकट की दावेदारी को लेकर भी राजनीतिक पार्टियों में मंथन का दौर चल रहा है। उत्तराखंड दौरे पर आ रहे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या 20 दिसंबर को 2 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे की तैयारियों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जुटे हैं। ऐसे में बीजेपी युवा मोर्चा ने पार्टी हाईकमान से मांग की है कि प्रदेश में युवा सीएम पुष्कर धामी होने के नाते इस बार विधानसभा चुनाव में 20% युवाओं को टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हैं और सब कुछ हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा उसको फ्रंट लाइन में आकर के करता है और युवा मोर्चा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। युवा मुख्यमंत्री और युवा प्रदेश होने के नाते हम अपने शीर्ष नेतृत्व से कम 20% युवाओं को टिकट देने की मांग अपने शीर्ष नेतृत्व से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे, अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी से करेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी से, वो आ ही रहे उत्तराखंड, तो उनसे भी करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस बार के उत्तराखंड के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा अगर कोई दिखाई देने वाले हैं तो वो युवा ही दिखाई देने वाले हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 दिवसीय दौरे पर कई चुनावी कार्यक्रम कराने के लिए भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के जितने भी चुनावी कार्यक्रम होंगे उनसे प्रदेश के युवा वर्ग तक पहुंचने की कोशिश होगी।
देखिए, मैं परसेंटेज में तो बात नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि क्योंकि एक युवा प्रदेश है, बड़ी संख्या में युवा, 50% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो हमारी युवा है, और युवाओं की एस्पिरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि सरकार में रिफ्लेक्ट हो। तो पिछली बार भी कई युवाओं को टिकट दिया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और मुझे लगता है इस बार वो संख्या हम बढ़ती हुई देखेंगे, ऐसा मदन कौशिक जी अपने स्टेटमेंट में कह भी चुके हैं। चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा ने इस बार के विधानसभा चुनाव में 60 पार का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए पार्टी की बनाई गई रणनीति का असर 2022 की बिसात पर कितना होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ टिकट दावेदारी को लेकर चल रहे मंथन में भाजपा युवाओं को कितना मौका देगी, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर बीजेपी नेता सुबोध राकेश ने कमल का साथ छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। सुबोध के बसपा में जाने से भगवानपुर सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति, सत्ता और सिंहासन कब बदल जाए, इसको शायद ही कोई समझ पाए, इसीलिए इसको राजनीति कहा जाता है। चुनावों में दल बदल की राजनीति अब कोई नई बात नहीं रह गई है, मगर पार्टी में मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं के पाले बदलने से सियासत और राजनीतिक समीकरण जरूर बदल जाते हैं। दल बदल की राजनीति में अब एक और नाम शामिल हो गया है। 5 साल तक बीजेपी में रहने के बाद चुनाव के ऐन मौके पर सियासी फायदा देखते हुए सुबोध राकेश हाथी पर सवार हो गए हैं। दिल्ली में सुबोध राकेश को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। देखा जाए तो सुबोध राकेश के बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश ने बसपा में रहकर कई सालों तक पार्टी के लिए अपनी वफादारी निभाई। सुबोध ने बसपा का दामन थामने के लिए भाई को ही वजह बताया। तरफा खड़े हो गए हैं आशीर्वाद देने के लिए। सर्व समाज के लोगों में खुशी का माहौल है। लोग चाहते हैं कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की जैसा यहाँ पर दोबारा एक प्रक्रिया शुरू हो, जैसे 2007-2012 में यहाँ पर विधायक बने, फिर मंत्री बने। 2012 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े उठाकर देखा जाए तो बीजेपी नेता मास्टर सत्यपाल भगवानपुर से कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने बसपा उम्मीदवार स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश को शिकस्त दी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा और 44,882 वोट पाकर सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। इसी 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सुबोध राकेश मैदान में कूदे, लेकिन भाभी के हाथों सुबोध राकेश को हार का मुंह देखना पड़ा। सुबोध राकेश को 2017 के विधानसभा चुनाव में 42,369 वोट मिले। इसके पीछे की वजह ये भी है कि ममता राकेश के महिला कैंडिडेट होने का फायदा मिला, तो लोगों के सिंपैथी वोटों को भी हासिल करने में वो कामयाब रहीं। 5 साल बाद 2022 की बिसात पर अब भगवानपुर विधानसभा सीट पर सियासी समीकरणों ने पलटी मार ली है। भगवानपुर सीट से अल्पसंख्यकों की तादाद भी अच्छी खासी है, तो अल्पसंख्यकों पर बसपा की पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में पिछले चुनाव में भाभी देवर के बीच जीत का अंतर भी महज ही कुछ वोटों का रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी ममता को टिकट सौंपती है तो बसपा से सुबोध राकेश का लड़ना तय है, लेकिन बीजेपी इस सीट पर किस उम्मीदवार पर दांव खेलेगी ये देखना बाकी है। टाइम टीवी के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। अगले साल उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाए। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से इन दिनों तैयारियां जोरों पर है। देखिए ये रिपोर्ट। अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में आयोग विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। इसके लिए आयोग की तरफ से तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव आयोग का इन 5 राज्यों में दौरा शुरू होगा। तो वहीं चुनाव की घोषणा से पहले आयोग सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी तैयारियों की समीक्षा भी करेगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में पीछे जाकर देखें तो विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। वहीं 2022 की बिसात के लिए 11 या 12 जनवरी तक चुनावी घोषणा का ऐलान हो सकता है, क्योंकि मार्च अप्रैल में सीबीएसई के राज्यों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी होनी है। ऐसे में आयोग मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव संपन्न कराने की कोशिशों में है, ताकि चुनाव समय पर निपट जाएं और छात्रों की बोर्ड परीक्षा में भी किसी तरह का कोई खलल न पड़ सके। आयोग की तरफ से चुनाव कराने की जोरों पर चल रही तैयारियों के बीच तमाम राजनीतिक दल भी अपने प्रचार अभियान में तेजी ला रहे हैं। जनता के बीच लोक लुभावने वादे और दावों का खूब दौर चल रहा है, तो सरकार भी आचार संहिता लगने से पहले बाकी रह गए सभी काम निपटाना चाहती है।
ताकि जनता के बीच उन कामों के सहारे समर्थन जुटाया जा सके। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। स्वराज आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय में नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले की 15 विधानसभा सीटों पर स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग कमेटी ने कांग्रेस के सभी संभावित दावेदारों से भी चर्चा की। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अच्छी छवि वाले मेहनती और जिताऊ दावेदारों को ही टिकट देगी। 22 दिसंबर के बाद स्क्रीनिंग कमेटी केंद्रीय चुनाव समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। उत्तराखंड के लिए हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके दौरे का आज तीसरा दिन है। श्रीनगर और अल्मोड़ा के बाद में आज हल्द्वानी में मिलाकर करीबन हम 34 विधानसभा क्षेत्र के हमारे संभावित उम्मीदवारों के साथ में हमने साक्षात्कार किया, उनसे मुलाकात की, चर्चा की और हर एक विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से कांग्रेस का सर्वोत्तम चुनकर आने वाला और साथ से अच्छी छवि के साथ उम्मीदवार हम किसे बना सकते हैं उस विषय पे सबके सुझाव हमने लिए। वारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। वाकई कांग्रेस ही गजब है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रुड़की में कांग्रेस का अजब गजब प्रदर्शन अब चर्चा का विषय बना हुआ है और उस प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ उसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। रुड़की में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जुबान उस वक्त फिसल गई जब वो भाजपा छोड़ अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। कांग्रेसियों का ये अजब गजब प्रदर्शन सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। दरअसल रुड़की में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाते समय कांग्रेसियों की जुबान फिसल गई और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इतना ही नहीं, भाजपा को खनन विरोधी सरकार भी कह दिया। खनन विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। है ना गजब की बात। खनन विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हालांकि नारे लगाने के बाद जब कांग्रेसियों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ नारे लगा दिए हैं तो वहां खड़े सभी कांग्रेसी पानी पानी हो गए। लेकिन खुद को कवर अप करने के लिए कांग्रेसी हंसकर इस बात को टालने की कोशिश करते नजर आए। ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ दूसरी पार्टियां अब ये वीडियो देख ठंड में मजे ले रहे हैं। टाइम टीवी के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। खनन विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शहद और शहद से बने सभी उत्पादों की जांच के लिए जोलीकोट में टेस्टिंग लैब की शुरुआत होने वाली है। हल्द्वानी में आयोजित हनी बी फेस्टिवल में पहुंचे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने इस बात का ऐलान किया है। सुबोध उनियाल ने कहा कि टेस्टिंग खुलने के बाद शहद से बने सभी उत्पादों की जांच हो सकेगी। इसके साथ ही मौन पालन को किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प भी बताया है। पालन के लिए कुल मिलाकर के सरकार की जो मंशा है वो मंशा है किसानों की आय को दुगना करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना है कि किसानों की आय दुगनी करनी और हमें मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हम तकरीबन अपने टारगेट के नज़दीक पहुंच गए हैं और उसी कड़ी में ये इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल हल्द्वानी में है और इसके बाद इंटरनेशनल हमारा मिलेट्स फेस्टिवल ये पौड़ी जनपद में होना। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस नेताओं ने यूपी की तर्ज पर 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की मांग की है। गदरपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में पहुंची कांग्रेस राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने इस मांग को आगे रखा है। उन्होंने कहा कि 5 सालों में राज्य में विकास के कोई काम नहीं हुए हैं, मगर इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और कांग्रेस की जीत पक्की होगी। महिलाएं पूरे उत्तराखंड के एक होके ये सरकार को, ये महिला विरोधी सरकार को जो प्रदेश में भी है, केंद्र में तो 2024 में जवाब देंगे ही देंगे, पर अभी जो 2022 में प्रदेश में ये जो महिला विरोधी सरकार है उसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।
क्योंकि हमारी श्री प्रियंका गांधी जी ने भी उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है और यहाँ भी यही चल रहा है कि महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग करा जाएगा। वहीं रुड़की में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की गलत नीतियों के चलते आज उत्तराखंड प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। दोनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लोग समाजवादी पार्टी के पास आएंगे, कांग्रेस में इतने गुट हो गए हैं वो रोक नहीं पा रहे हैं, तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी ही सांप्रदायिक शक्तियों को रोकेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर देहरादून में उत्तराखंड महिला मंच की सदस्यों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश भर से आई महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य करते हुए रैली निकाली। अपनी संस्कृति, सम्मान, पहचान और भूमि को बनाने के लिए महिला मंच के स्थापना दिवस पर शहर में भव्य सांस्कृतिक रैली निकाली गई है। महिलाओं का कहना है कि प्रदेश में भू माफियाओं का बोलबाला है। पहाड़ पर भूमाफिया जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। उत्तराखंड महिला मंच ने इसको भू कानून में तब्दील किया है। अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को बचाते हुए महिलाओं की उसमें कितनी अहम भागीदारी पूरे उत्तराखंड आंदोलन में रही है। और आज महिलाएं यदि पहाड़ से पूरा पलायन हो गया है तो उसमें पूरा उत्तराखंड जिस गदर में जा रहा है, इसको लेकर के आज उत्तराखंड महिला मंच ने सोचा है कि भू कानून की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को, अपने पहाड़ को बचाते हुए। वहीं लक्सर में राष्ट्रीय जन लोक पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें राष्ट्रीय जन लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जन लोक पार्टी ने लक्सर विधानसभा में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, देश की जनता महंगाई का दंश झेल रही है। नैनीताल जिले के नवनियुक्त एसएसपी पंकज भट्ट हल्द्वानी पहुंचे। चार्ज संभालते ही एसएसपी पंकज भट्ट एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने जिले की एसओजी को भंग करते हुए पुलिस लाइन अटैच कर दिया है। उन्होंने बताया कि परफॉर्मेंस देने वालों को ही एसओजी टीम में शामिल किया जाएगा। साथ ही मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के अलावा फील्ड पुलिसिंग पर भी जोर देने की निर्देश दिए हैं। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस नशे को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि नशा मुक्त नैनीताल हम लोग बनाएं। इसमें हम 2 दिशा में कार्य करेंगे। एक तो पब्लिक कैंपेन चलाएंगे अवेयरनेस का, और दूसरा बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे। गुंडा गैंगस्टर जैसी कार्रवाइयाँ हमारे द्वारा की जाएंगी इसमें नशे को लेकर के। दूसरा, चौराहों पे मेरे द्वारा कल ही निर्देश दिया गया है कि शाम के समय फोर्स की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे सुगम यातायात बनाया जा सके। श्रीनगर गढ़वाल के डांग क्षेत्र में बाहरी लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर टीन शेड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए जिला प्रशासन का घेराव कर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि बाहरी लोग यहां अवैध निर्माण कर जमीन हथियाने का काम कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह का कहना है कि मामले की जांच कर जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस अतिक्रमण को रोकने के एवज में, क्योंकि वहाँ पर बस्तियाँ बस चुकी हैं, लोगों ने अपने मवेशी वहाँ पाल रहे हैं और वहाँ पर जो बाहरी लोगों का बसना जो है वो रुक नहीं रहा है, तो उस कारण से हमने उनको ज्ञापन दिया और उनसे कार्रवाई करने की हमने अपील करी। तो हमें आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उस जो भी यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है उसे हटाया जाएगा। ये वाला ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा सरकारी ज़मीन पर कब्जा कराया जा रहा है और अस्थायी टीन शेड वगैरह के थ्रू कब्जे को बढ़ाया जा रहा है। तो क्योंकि आज ये ज्ञापन प्राप्त होगा, इसमें हमारी तरफ से जांच कर ली जाएगी और अगर नियमानुसार उनको हटाना होगा तो तुरंत हटा देंगे। उत्तराखंड में कड़कड़ाती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाती है। ऐसे में मौसम में बच्चे और बुजुर्गों की सेहत बिगड़ने की ज्यादा संभावना रहती है और बच्चों में वायरस संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज के फिजिशियन डॉक्टर नारायण जीत ने बताया कि इस तरह का मौसम बच्चे और बुजुर्गों के अनुकूल नहीं होता है। ऐसे में उन्हें ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता होती है। देखिए, इसमें यह है कि जैसे सीजनल है, दिसंबर जनवरी में ठंड तो बढ़ती है। अचानक जो शीतलहर है, इसका सबको पता है कि इफेक्ट इसलिए पड़ता है कि पहाड़ों पे बर्फबारी है या ठंड ज़्यादा है। इसमें 2 तरीके की हमें विशेष ध्यान रखना जरूरी है। एक तो बुजुर्ग के लिए और एक बच्चों के लिए, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी थोड़ा लोअर साइड में होती है और इनमें जो मसल्स मास है या फैट का कह दीजिए दूसरा पार्ट होता है,
फैट है जो वो थोड़ा कम होता है। इस वजह से जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है शीतलहर का उनके ऊपर ज्यादा होता है। वहीं देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में बंद पड़े मकान पर माफिया द्वारा कब्जा करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर दबंग माफियाओं के कब्जे से पुलिस ने मकान तो कब्जा मुक्त करा लिया है, लेकिन मकान मालिक अभी भी डर के साए में जीने को मजबूर है। पीड़ित मकान मालिक का कहना है कि माफिया द्वारा लगातार उन्हें धमकी दी जा रही है। दरअसल डिफेंस कॉलोनी में बंद पड़े मकान पर माफियाओं ने कब्जा कर रहना शुरू कर दिया था। मकान मालिक की शिकायत पर घर तो खाली करा दिया गया, लेकिन उसके बाद मकान मालिक को लगातार माफियाओं से धमकी मिल रही है। मकान हमारा है और मैं और दीदी यहाँ पे पहले रह चुके हैं और लॉकडाउन की कोविड की वजह से हम लोग घर पे चले गए। जो हमारी प्रॉपर्टी वो कागज हैं हमारे सारे ओके हैं और हमने उनको एसडीएम के यहाँ भी और थाने में और चौकी पे जाके हमारे पूरे कागज क्लियर है। जिनको जो शिकायत है वो हमसे संपर्क करें। ये मैडम और बहन जी 7 तारीख दिसंबर को यहाँ पे आई थी। इन्होंने यहाँ पे अपने साफ सफाई के लिए आई, ये लॉकडाउन के कारण नहीं आ पाए। उसके बाद इन्होंने मुकेश पांडे ने इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, ये चले गए सफाई ना करवा के। ये 12 तारीख को दोबारा आए यहाँ पे सफाई के लिए, अपने कागज लाए। चौकी इंचार्ज को इन्होंने दिखाई, इन्होंने रिपोर्ट भी की। इनका इस घर में सामान जो रखा था पहला, वो उसने पीछे से दीवार तोड़ के सारा सामान निकाला मुकेश पांडे ने और उस पे कब्जा करने की कोशिश की। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गढ़वाल के बाद कुमाऊं से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की शुरुआत। सत्ता में वापसी को पार्टी ने झोंकी ताकत। 5 साल कमल के साथ रहे सुबोध राकेश अब हाथी पर हुए सवार। बीजेपी छोड़ बसपा का थामा दामन। भगवानपुर सीट पर दिलचस्प हुआ चुनावी मुकाबला। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर पारंपरिक वेशभूषा में